हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम थ्योरी ऑफ डिमांड का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो ये दोनों टॉपिक जो हैं आपको इस चार्ट के थ्रू थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो जब हम बात करेंगे एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तो ये दोनों टॉपिक जो हैं वो किसके अंदर आते हैं? वो आते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इस चीज़ का मतलब ये है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी शिफ्टिंग डिमांड कर्व में नहीं होगी। एक सेम डिमांड कर्व के ऊपर ही हमने जो है वो चेंजेस शो करने हैं, चाहे वो चेंजेस आगे की तरफ हो चाहे वो चेंजेस पीछे की तरफ हो। तो डिमांड कर्व जो है वो एक ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपने कि जब भी हम एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो यहाँ पर जो भी एजम्पशंस हैं, इस लॉ की जो भी एजम्पशंस हैं, वो एजम्पशंस जो है वो एप्लीकेबल होंगी। एजम्पशंस का मतलब कि जैसे हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन में कोई चेंज नहीं है, फैशन टेस्ट एंड हैबिट्स उसमें कोई चेंज नहीं है। तो जो भी एजम्पशंस हैं वो एजम्पशंस यहाँ पर एप्लीकेबल होंगी। तो आगे जो है वो है आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड जो है वो आएगा आपका शिफ्ट इन डिमांड कर्व के अंदर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिमांड कर्व में शिफ्टिंग होगी। अब वो जो शिफ्टिंग है वो क्या होगी? वो अपवर्ड शिफ्टिंग भी हो सकती है और वो डाउनवर्ड शिफ्टिंग भी हो सकती है। और जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर बताया कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या था, जो एजम्पशंस थी, एजम्पशंस अप्लाई हो रही थी। और जबकि जब हम शिफ्ट एंड डिमांड कर्व की या इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कर्व की बात करेंगे तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर एजम्पशंस अप्लाई नहीं होंगी। एजम्पशंस अप्लाई नहीं होंगी, या जैसे इन्होंने कहा है कॉस्ड बाय चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पर जो अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स कहने का मतलब जो हमारी इनकम थी कंज्यूमर की, जो फैशन था, टेस्ट है, हैबिट्स हैं, या हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के या सब्सटीट्यूट गुड्स के जो प्राइसेस हैं, उनमें अगर चेंजेस आ जाए तो उनमें चेंजेस आने की वजह से जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम टेबल एंड डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो आपका टॉपिक है नेक्स्ट, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड करेंगे तो एक्सटेंशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड में मैंने अभी आपको बताया था कि मतलब क्या है इसका। यहाँ जो हेडिंग है, हेडिंग में ही इसका मीनिंग है। डिमांड क्या होगी? एक्सटेंड हो जाएगी, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड कब बढ़ेगी? जब प्राइजेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो इसलिए लिखा उन्होंने, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड रेफर्स टू राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन ऑन प्राइस। तो प्राइजेस के कम होने की वजह से डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन एक वर्ड साथ में लिखा है इसमें, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम। इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ का मतलब है कि जो भी हम लॉ पढ़ रहे हैं उस लॉ के अंदर जो भी एजम्पशंस हैं वो एप्लीकेबल होंगी। यहाँ पर इस चीज़ का मतलब है एजम्पशंस। एजम्पशंस मीन जो मैंने अभी आपको बताया कि पर्सन की इनकम में फैशन है, टेस्ट है, हैबिट्स है, उसकी पॉपुलेशन है, उनमें कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, डिमांड बढ़ेगी। डिमांड कब बढ़ेगी? जब प्राइजेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि जब हम लॉ ऑफ डिमांड करेंगे, जब हमने लॉ ऑफ डिमांड किया था तब उसमें आपने देखो, उसमें आपने क्या किया था, हमने क्या लिया था? प्राइस, एंड दूसरी साइड हमने क्या ली थी? डिमांड ली थी। तो प्राइजेस क्या हो रहे थे? हाई हो रहे थे। तो डिमांड क्या थी आपकी? लो। जब प्राइजेस लो थे तो डिमांड क्या थी आपकी? हाई। अब आप ये कहोगे कि एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमने सिर्फ एक साइड ली है। एक साइड कौन सी ली है? एक ये साइड है और एक साइड ये है। तो यहाँ पर डिमांड हाई है, डिमांड हाई है जब प्राइजेस क्या हो जाएंगे? लो हो जाएंगे। यहाँ देखो, डिमांड क्या है? हाई है, एंड प्राइजेस क्या है? लो है। तो एक साइड हमने ली है, हमने दोनों साइडें नहीं ली हैं। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने दोनों चीज़ों की बात करनी है, लेकिन जब हम एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो हमने एक साइड उसमें लेनी है। तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में टेबल के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया। तो स्टार्टिंग में आप कोई भी प्राइजेस ले लो, कोई भी क्वांटिटी ले लो। तो प्राइजेस मैंने 10 लिए, डिमांड क्या ली? 20 ली। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? डिमांड को बढ़ाना है। तो डिमांड 20 से 30 कर दी। जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइजेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो आप कम प्राइजेस ले लो। 10 से हमने क्या किया?
5 करती है। तो इसी चीज़ को हम अब डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है, ओ वाई पर क्या है, प्राइजेज है। तो यहाँ पर आप देखो, तो मैक्सिमम यहाँ पर टेबल जब आपने बनानी है, जब आपने टेबल बनाई तो टेबल में आप देखो कि क्या था कि मैक्सिमम वैल्यू जो है डिमांड की कहाँ तक है, 30 तक है, एंड जो प्राइजेज हैं उसमें जो है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 10 तक है। तो आप क्या करो, यहाँ पर प्राइजेज जो है 5 और 10 ले लो, एंड यहाँ पर क्या करो आप, ये नहीं करना हमने कि यहाँ पे 20 से स्टार्ट किया है तो डायग्राम में भी 20 से ही स्टार्ट करोगे, नो, आपने 10-10 का डिफरेंस लेना है। तो हमने 10-10 का डिफरेंस लिया, 10, 20 एंड 30। तो आप देखो 10 पर डिमांड कितनी है, 20, तो 10 पर कितनी है, 20, 5 पर कितनी है, 30, तो 5 पर कितनी है, 30। तो जब हमने इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने से ये देखो एक्चुअल में ये है डिमांड कर्व, लेकिन हमने क्या किया, सिर्फ इसकी एक ही साइड शो की है कि जिसमें प्राइजेस फॉल कर रही हैं एंड डिमांड क्या कर रही है, राइज कर रही है। तो यहाँ पर हमने डिमांड को राइज कर दिया, प्राइजेस को क्या कर दिया, फॉल कर दिया। ये स्पेशली हमें इस केस में दिखाना पड़ेगा, अगर आप दिखाते हो तभी आपका डिफरेंस जो है वो क्लियर हो पाएगा लॉ ऑफ डिमांड और एक्सटेंशन ऑफ डिमांड के बीच में। तो इसका मतलब डिमांड आपकी अगर इधर को बढ़ी है, इधर को बढ़ी है, इट मींस हमारा जो एरो आएगा वो इस साइड आएगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो जब हम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो नाम से ही देखो क्लियर है, नाम से क्या कि डिमांड है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, कम हो रही है। तो डिमांड कब कम होगी, कब होगी कम, जब मार्केट में क्या हो जाएंगे, प्राइजेस ज्यादा हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने प्राइजेस ली है, क्वांटिटी ली है। तो स्टार्टिंग में आप कोई भी वैल्यूज एज्यूम कर लो, 10 है एंड 20 है। तो आपने क्या करना है, प्राइजेस को बढ़ाना है। तो 10 को 10 से 20 किया एंड डिमांड क्या कर दी हमने, फॉल की, 20 से 10 कर दिया, क्योंकि हमने डिमांड को कम करके दिखाना है। तो डिमांड 20 से 10, डिमांड कम हो गई एंड प्राइजेस क्या हो गए आपके, ज्यादा हो गए। तो इसी चीज को उन्होंने डायग्राम में ही एक्सप्लेन किया है। बस आप ये देखो, यहाँ पर जो एरो है, यहाँ जो एरो है, यहाँ पर इन एरो को ध्यान से देखना, ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। 10 पर 20, 10 पर कितनी है, 20 है, प्राइजेस जब 10 थे, क्वांटिटी 20 है। जब प्राइजेस बढ़े, प्राइजेस 10 से कितने हुए, 20, यहाँ पर देखो प्राइजेस क्या हो गए, बढ़ गए, एंड तब क्वांटिटी क्या हो गई, डिमांड क्या हो गई आपकी, कम हो गई। तो 20 से कम होकर कितने हो गए, 10 हो गए, 20 पर 10, तो 20 के ऊपर क्या हुआ आपका, 10। तो इन पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने से ये जो है, ये क्या है, अगेन डिमांड कर्व ही है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, एरो के साथ शो करना पड़ेगा। तो क्वांटिटी क्या हुई, कम हो गई, एंड प्राइजेस क्या हो गए आपके, ज्यादा हो गए। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो जैसे एरो इसमें डाला है, इसमें इधर को डाला है, तो इसमें अगर आप डालना चाहो तो इधर आप एरो जो है इसमें ऐसे डाल सकते हो। मींस यहाँ पर डिमांड हमारी इधर को बढ़ी नहीं है, हमारी डिमांड इधर को क्या हुआ है, कम हो गई है, इसलिए हमने एरो इधर को डाला है। सो इसमें ये आ गया आपका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब इसमें आपने ये याद रखना है कि यहाँ पर क्या था, जो भी एजम्पशंस थी वो एजम्पशंस यहाँ पर एप्लीकेबल थी। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका इंक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड में क्या था, इसमें अगर आप चार्ट में को ध्यान से देखो तो यहाँ पर क्या था, डिमांड कर्व शिफ्ट हो रहा है। अब डिमांड कर्व शिफ्ट होगा, या वो आगे की तरफ शिफ्ट होगा या वो पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। अगर वो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है इट मीन्स इंक्रीज इन डिमांड, अपवर्ड शिफ्टिंग। अगर वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो दैट इज डिक्रीज इन डिमांड, और उसकी शिफ्टिंग जो है वो क्या होगी आपकी, डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगी। एंड साथ में यहाँ पर क्या मैंने बताया था कि यहाँ पर assumptions अप्लाई नहीं होंगी। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पर देखो आप, इंक्रीज इन डिमांड में क्या है, ड्यू टू चेंज इन सम अदर फैक्टर्स। अब अदर फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, फैशन है, इनकम है, पॉपुलेशन है। कहते हैं अगर इनमें चेंजेस आ जाते हैं तो इनमें चेंजेस आने की वजह से जब कंज्यूमर जो है, व्हेन कंज्यूमर डिमांडेड मोर क्वांटिटी एट सेम प्राइस, ये
आपने याद रखना है व्हेन कंज्यूमर डिमांडेड मोर क्वांटिटी। अब आप देखो यहाँ पर लॉ अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर डिमांड ज़्यादा हो रही थी तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था कि प्राइजेस कम होने चाहिए थे, लेकिन क्या हुआ, यहाँ हो गए। इसी तरह से सेम क्वांटिटी एट मोर प्राइस, तो प्राइजेस ज़्यादा है लेकिन उस पर क्वांटिटी क्या है उसकी सेम ही है। एंड ये क्यों है, दिस इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन सम अदर फैक्टर्स। तो फैक्टर्स में चेंज आने की वजह से ये वाली जो सिचुएशन है वो आती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें, ये प्रॉपर नोट्स जो हैं वो पंजाबी में भी दिए गए हैं। जो पंजाबी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं वो अगर इसको पढ़ेंगे तो उनको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हो सकता है बुक में लैंग्वेज टफ लिखी हो, लेकिन जब आप ये पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, अभी हमने बस ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पर क्या था, सेम प्राइस एंड मोर डिमांड। सेम प्राइस, तो हेडिंग आप कोई भी पहले इनिशियल वैल्यूज ले लो। हमने सपोज लिया प्राइसेस 10 लिए एंड क्वांटिटी कितनी ले ली, 20 ली। तो जब सेम प्राइस लिखा है इट मीन प्राइजेस में कोई भी चेंज हमने नहीं करना। लेकिन मोर डिमांड है, इसका मतलब है डिमांड क्या कर देंगे, 20 से 30 कर देंगे। इसके बाद हेडिंग क्या है आपका, मोर प्राइस एंड सेम डिमांड। अब यहाँ पर आप याद रखना मोर एंड मोर, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, हमने डिमांड को बढ़ाना है, डिमांड को हमने इंक्रीज करना है। इसका मतलब है कि इसकी शिफ्टिंग हमने अपवर्ड शिफ्टिंग शो करनी है। तो इसलिए डिमांड जो है वो क्या रखेंगे, ज़्यादा रखेंगे। अगर डिमांड ज़्यादा रखी तो प्राइस सेम रखेंगे, या अगर हमने प्राइजेस ज़्यादा रखे तो डिमांड क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। यहाँ पर मोर वर्ड आएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो आगे देखो, मोर प्राइजेस और क्या है, सेम डिमांड। तो यहाँ पर आपने ये भी ध्यान रखना है कि जो वैल्यूज हम यहाँ लिए स्टार्टिंग में 10, 20, तो यहाँ पर भी आप वही लोगे, ये ध्यान रखना आपने। अगर आप ये चीज़ें, ये वाली वैल्यू एंड ये वाली वैल्यू सेम नहीं रखोगे तो आपकी डायग्राम ठीक नहीं बनेगी। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो मोर प्राइस मींस 10 के बाद क्या आ गया आपका, 20 आ गया, एंड सेम डिमांड 20 के बाद 20, कोई भी चेंज इसमें नहीं आया। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। अब इस चीज़ की अब हमने डायग्राम बनानी है। तो आपने क्या करना है, ओ एक्स एक्सिस के ऊपर हमने क्या ली, डिमांड ली, एंड ओ वाई एक्सिस के ऊपर हमने क्या लिया, प्राइस लिए। अब यहाँ पर देखो डिमांड जो है वो कहाँ तक है, वैल्यूज कहाँ तक है, 30 तक है, एंड प्राइजेस जो है वो कहाँ तक है आपके, 20 तक हैं। तो हमने क्या किया, प्राइजेस 10 और 20 ले लिए, 10 और 20 लिए, एंड डिमांड में क्या किया, 10 का डिफरेंस ही लेना था, तो 10, 20 एंड 30। तो अब आगे देखो इसमें क्या है, जब डायग्राम बनाएंगे तो प्राइजेस जब 10 थे तो डिमांड कितनी हो गई, 20। जब प्राइजेस 10 हैं तब डिमांड कितनी है आपकी, 20। ये आ गया। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखोगे, ये आप ड्रॉ करके ज़रूर देख लेना। अगर जब तक आप ड्रॉ नहीं करोगे आपको डायग्राम बनानी नहीं आएगी। तो आप जहाँ पर भी ये वाला पॉइंट आए, इस पॉइंट को आप दे दो ए, ये ए पॉइंट है आपका, ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है, सेम प्राइस, तो प्राइजेस 10 है लेकिन क्या है, डिमांड क्या है, 30। तो प्राइजेस 10 है और डिमांड क्या है आपकी, 30। तो नेक्स्ट वाला, ये वाला जो आप लेवल लोगे, इस लेवल पर आपने इसको डॉटेड लाइन के साथ एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको थोड़ा डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो जो नई वाली जो पॉइंट आएगा वो आएगा आपका ये वाला पॉइंट, क्योंकि 10 के ऊपर 30 है ना, तो 10, ये डॉटेड लाइन, और ये क्या आ गया आपका 30। तो एक पॉइंट आ गया आपका ये वाला, तो इसको आप सी पॉइंट दे सकते हो। उसके बाद फिर अगेन देखो यहाँ पर क्या है, 10 और 20 दोबारा से सेम आ गया, 10 एंड 20। ये मैंने पहले बोला था कि आपने ये 10, 20 और ये 10, 20 मीन्स इनिशियल वैल्यूज जो प्राइस एंड डिमांड की हैं वो आपने सेम लेनी है। तो इसीलिए ये दोबारा से पॉइंट क्या आ गया आपका, सेम पॉइंट आ गया। उसके बाद है आपका मोर प्राइस, तो 10 से 20 हो गया। तो प्राइजेस देखो 20, ये फिर अगेन डॉटेड लाइन हम लेंगे। तो 10 पर कितना है, सॉरी 20 पर कितना है, 20। तो 20 के ऊपर डॉटेड लाइन आई, 20 के ऊपर कितना आया आपका, 20। तो एक ये पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर आप ले लो, मान लो ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, जब आप डायग्राम बनाओगे तब आपने क्या करना है, डायग्राम बनाने का तरीका अलग है। इस तरह से बनाओगे तो आपकी डायग्राम बिल्कुल ठीक बनेगी। तो आपने क्या करना है, पहले आप बी एंड सी को ज्वाइन कर देना। तो इसको ज्वाइन करके ये एक डिमांड कब आएगा, एंड इसके पैरेलल आपने, सपोज मैंने बी एंड सी को ज्वाइन किया, मैंने इसको ज्वाइन किया, तो ये लाइन आ गई। फिर क्या करोगे आप, इसके पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करना, ये वाली।
तो इससे आपकी डायग्राम बिल्कुल ठीक बनेगी, बिल्कुल डायग्राम खराब नहीं बनेगी। ये तरीका है डायग्राम बनाने का, लेकिन आपको एक्सप्लेन जो करना पड़ेगा वो ऐसे ही करना पड़ेगा कि डी जो है वो इनिशियल डिमांड कब है। इनिशियल डिमांड कब का मतलब जब प्राइजेस 10 थे तब डिमांड कितनी थी 20, जब प्राइजेस 10 थे तब डिमांड कितनी थी 20। सो दिस इज द इनिशियल डिमांड कब। लेकिन उसके बाद ये वाला जो है D1 ये जो है ये क्या है, डिमांड कर्व की जो शिफ्टिंग है वो अपवर्ड शिफ्टिंग हो गई है। जब आगे की तरफ शिफ्टिंग होगी इट मीन्स कि दिस इज इंक्रीज इन डिमांड। तो आपने ये याद रखना है कि जब डिमांड कर्व आगे की तरफ शिफ्टिंग होगी, उसकी होगी अपवर्ड शिफ्टिंग होगी, सो दिस इज इंक्रीज इन डिमांड। अब उसके बाद हम करेंगे डिक्रीज इन डिमांड। तो डिक्रीज इन डिमांड बिल्कुल जो हमने किया अभी इंक्रीज इन डिमांड बिल्कुल उसका उल्टा कर दोगे तो वो क्या बनेगा आपका डिक्रीज इन डिमांड। अब उसमें क्या था, इंक्रीज इन डिमांड में क्या था कि उसमें जो शिफ्टिंग थी वो अपवर्ड शिफ्टिंग थी। डिक्रीज इन डिमांड में वो जो शिफ्टिंग होगी वो उसकी बैकवर्ड शिफ्टिंग या डाउनवर्ड शिफ्टिंग होगी, ये आपने याद रखना है। और साथ में मैंने अभी क्या बोला कि इस केस में एजम्पशंस अप्लाई नहीं होती। इस चीज़ का यही मतलब है कि कॉज्ड बाय चेंज इन फैक्टर्स अदर देन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फैक्टर्स में चेंज आ रहा है लेकिन जो एक्चुअल में जो प्राइस है उसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स है उसमें चेंज आ रहा है। तो वो दूसरे फैक्टर कौन कौन से थे, इनकम थी, सब्सटीट्यूट गुड्स के प्राइजेस थे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइजेस हो सकते हैं, फैशन है, टेस्ट है, पॉपुलेशन है, इन सब में चेंजेस आने की वजह से जब डिमांड में चेंज आएगा दैट इज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पर बिल्कुल सेम चीज़ है, बस इसका उल्टा कर दिया हमने। तो ड्यू टू चेंज इन सम अदर फैक्टर्स जो मैंने अभी बोला इनकम, फैशन, पॉपुलेशन, तो उसमें क्या है कंज्यूमर डिमांडेड। अब यहाँ आप ध्यान से देखो, डिमांडेड लेस क्वांटिटी। इंक्रीज में हमने क्या किया था मोर, यहाँ पर हमने क्या वर्ड लिखा था मोर, दोनों में मोर लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दोनों में मोर लिखा था इंक्रीज में, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे लेस। तो लेस क्वांटिटी एट सेम प्राइस, लेस क्वांटिटी एट सेम प्राइस एंड सेम क्वांटिटी एट लेस प्राइस। तो सेम क्वांटिटी एट लेस प्राइस, तो ये वाली जब सिचुएशन आएगी दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पर फिर सेम प्राइस पर लेस डिमांड, लेस प्राइस पर सेम डिमांड। तो फिर आपने वही दोबारा से याद रखना है कि स्टार्टिंग में जो भी वैल्यूज आप ले रहे हो 10-20 एंड 10-20, आप कोई भी ले सकते हो। मैंने 10-20 ली है, आप 5-10 ले सकते हो, 20-30 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, लेकिन जो भी आप लोगे यहाँ पर स्टार्टिंग में दोनों का सेम आना चाहिए। तो सेम प्राइस फिर 10 के ऊपर 10 एंड डिमांड लेस करनी है तो 20 से क्या कर दी हमने कम कर दी। इसी तरह से प्राइजेस लेस करनी है तो 10 से हमने 5 कर दी है एंड डिमांड सेम रखनी है तो 20 के ऊपर क्या करेंगे हम 20 कर देंगे। अब इसकी जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आप इसमें देखो ध्यान से, यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं डिमांड की वैल्यूज़ जो है वो 20 तक है एंड जो प्राइजेस हैं वो कितने हैं आपके 5 और 10 हैं। तो इधर हमने 5 लिया, इधर हमने 10 ले लिया और इधर लिया हमने डिमांड 10 और 20 हमने ले ली। उसके बाद आएगा आपका 10 पर 20। जब प्राइजेस देखो यहाँ पर जब प्राइजेस 10 थे तब डिमांड कितनी थी आपकी 20। तो आप स्टार्टिंग वाली मैंने बोला है कि स्टार्टिंग में जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो स्टार्टिंग में डॉटेड लाइन नहीं करनी, इनिशियल जो है वो आपने फुल ऐसी कंप्लीट लाइन आपने बनानी है। तो ये पॉइंट आ गया आपका ए। उसके बाद 10 के ऊपर 20, उसके बाद आप देखो प्राइजेस सेम है, तो जब प्राइजेस सेम है 10 के ऊपर 10 है, प्राइजेस भी 10 है एंड डिमांड भी कितनी है 10, तो 10 के ऊपर 10, तो ये अब आएगा आपका डॉटेड लाइन 10 के ऊपर 10। तो ये देखो ये कॉर्नर पॉइंट आ गया, तो यहाँ पर आ गया आपका बी पॉइंट। ये कॉर्नर पॉइंट आप जरूर ध्यान रखना क्योंकि कॉर्नर पॉइंट्स अगर आपको नहीं पता लगेंगे आपकी डायग्राम ठीक से नहीं बनेगी। उसके बाद फिर 10 पर 20, अगेन वही 10 के ऊपर 20, ये इनिशियल पॉइंट था इसलिए ए ही रहेगा। उसके बाद प्राइजेस कितने हैं आपके 5, तो 5 के ऊपर कितने हैं 20, तो 5 ये मैंने डॉटेड लाइन में बनाया, 5 के ऊपर कितना आ गया आपका 20 आ गया। तो ये देखो आप ये और ये आ गया आपका एक कॉर्नर पॉइंट। तो आपने फिर क्या करना है दोबारा से बी एंड सी को ज्वाइन करना। डायग्राम बनाने का तरीका कि आपने बी एंड सी को ज्वाइन करना है। उसके बाद आपने क्या करना है इसके पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल आपने इसको ड्रॉ कर देना ये इस तरह से। जब आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर दोगे तो आपकी जो डायग्राम है वो बिल्कुल ठीक बनेगी। अब आप ध्यान से देखो कि ये जो है ये स्टार्टिंग वाला जो ए पॉइंट था इट मीन्स वो स्टार्टिंग में है दैट इज इनिशियल डिमांड। तो डी जो है वो क्या है आपका इनिशियल डिमांड कर्व, दिस इज
इनिशियल डिमांड कर्व, ये इनिशियल डिमांड कर्व है आपका, एंड ये पीछे की तरफ शिफ्टिंग हुई है, इसकी डाउनवर्ड शिफ्टिंग हुई है। तो डाउनवर्ड शिफ्टिंग मीन्स आपने बी एंड सी को ज्वाइन किया था, ये जो पीछे की तरफ शिफ्टिंग हुई है दैट इज कॉल्ड डिक्रीज इन डिमांड। तो ये जो था कॉन्सेप्ट था ओवरऑल आपका इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसके नोट्स जो हैं वो प्रॉपर पंजाबी में भी दिए गए हैं, तो जो पंजाबी मीडियम वाले बच्चे हैं इसको ध्यान से पढ़ लें, उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। नेक्स्ट है आपका डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स का क्वेश्चन एक अलग से आ जाता है, तो ये आपको इसका भी थोड़ा पता होना चाहिए। तो इसमें आपने डिटर्मिनेंट्स को लर्न करते समय, या हम ये कहते हैं कि किसी भी पॉइंट्स को लर्न करने के लिए क्या ज़रूरी है, पहला आप उसको अच्छे से समझ लो। अगर आप उसको अच्छे से समझ लेते हो तो आप बहुत कुछ जो आप चाहते हो उसमें लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं लिख सकते। तो इसमें जैसे कि आप देखो क्या लिखा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो पहले तो आप ये देखो डिटर्मिनेंट्स में क्या कहा है कि ऐसी कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड को अफेक्ट करेंगे। तो डिमांड कब ज़्यादा होगी, कब कम होगी, किन चीज़ों की वजह से ज़्यादा कम होगी, वो यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो यहाँ देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, प्राइस डिमांड। तो प्राइस डिमांड में क्या था कि किसी भी चीज़ के जो प्राइजेज हैं अगर वो हाई हो जाएंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड प्राइजेज अगर कम हो जाएंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी आपकी, हाई हो जाएगी। प्राइजेज के कम होने पर डिमांड हाई एंड प्राइजेज के ज़्यादा होने पर डिमांड कम हो जाएगी। तो उसके बाद ये अभी आप अपने आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद क्या बताया उन्होंने, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो आपको ये देखो पंजाबी में भी सारा मैंने पंजाबी और हिंदी में भी इसका मेन मीनिंग लिख दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हो इसमें। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तो इसमें क्या बोला है कि एक कंज्यूमर की इनकम, अभी जो हमने पढ़ा था इनकम डिमांड, वो इसके अंदर आएगा कि इनकम अगर ज्यादा है तो डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। इनकम अगर कम है तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये किसके अंदर आएगा, आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर के अंदर आएगा। उसके बाद है टैक्सेशन। तो उन्होंने बोला है कि टैक्सेस की वजह से डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप ये थोड़ा सा इसमें देख लो कि अगर किसी भी चीज के ऊपर टैक्स लगते हैं, तो सपोज अगर मैं ये बोलूं एक चीज़ मैं 20 रुपीज़ की ले रही थी, तो 20 रुपीज़ की लेने की वजह से हुआ क्या कि उसके ऊपर टैक्स लग गया। सपोज उसके ऊपर 5 रुपीज़ टैक्स लग गया, तो जब टैक्स लगा तो वो प्रोडक्ट अब कितने की हो गई, 25 रुपीज़ की हो गई। तो आप ये देखो जब चीज़ सस्ती थी तब हम उसके अकॉर्डिंग डिमांड कर रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ, टैक्स लगने की वजह से जब चीज़ महंगी हो गई तो अब क्या होगा, उसकी वजह से डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपने ये याद रखना है कि जब टैक्सेस ज़्यादा लगेंगे तो डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि टैक्सेस लगने की वजह से क्या होता है, उस चीज के प्राइजेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि टैक्स इंक्लूड हो जाएंगे। तो अगर टैक्सेस नहीं लग रहे हैं तब क्या हो जाएगी, डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद है पॉपुलेशन और नंबर ऑफ द कंज्यूमर। तो ये बिल्कुल सिंपल पॉइंट है कि जब पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, जितने लोग बढ़ेंगे मार्केट में, जितने नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, तब उतनी ही मार्केट में क्या हो जाएगी, डिमांड बढ़नी शुरू हो जाएगी। जितनी पॉपुलेशन कम होगी मार्केट में डिमांड उतनी ही कम हो जाएगी। उसके बाद है प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर हमने अभी जो मैंने आपको दोनों पॉइंट्स डिटेल में समझाए थे, ये वाले सारे, कि एक सब्स्टिट्यूट गुड्स मैंने क्लियर करवाया था आपको, और एक मैंने आपको क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो उसमें इन दोनों में आपने यही दोनों चीज़ें लिख देनी है रिलेटेड गुड्स के अंदर, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स भी लिख दोगे आप एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में रिलेशन क्या होगा आपका, पॉजिटिव, एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में रिलेशन जो होगा वो क्या होगा आपका, नेगेटिव रिलेशन होगा। ये सारा आपने दोबारा बता देना है। उसके बाद है फैशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो उन्होंने यहां पर बोला कि एक कंज्यूमर का अगर फैशन है, टेस्ट है, प्रेफरेंसेस हैं, तो कहते अगर उसमें चेंज आ गया, अगर फैशन चेंज आ गया तब उसके अकॉर्डिंग ही मार्केट में डिमांड होगी। तब आप इसको रिलेट करो। अब जो चीज़ सपोज फैशन में है लेकिन अगर उसके प्राइसेस ज़्यादा हैं तब भी हम उनको बाय करेंगे।
अगर मुझे मुझे किसी चीज़ का मेरे को किसी चीज़ की आदत है या मेरे को किसी चीज़ की प्रेफरेंस देनी है, जैसे सपोज़ मुझे कॉफ़ी की आदत है, तो कॉफ़ी अगर महंगी भी मिलेगी तब भी मैं उसको बाय करूँगी क्योंकि मेरी प्रेफरेंसेस हैं उसमें। तो इसी तरह से उन्होंने बोला है फैशन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग भी मार्केट में डिमांड होती है, चाहे वो चीज़ें महंगी हों लेकिन तब भी हम उनको बाय करेंगे। आप ये देखो, एक चीज़ जो फैशन में नहीं है, अगर वो आपको सस्ती मिलेगी तब भी आप उसको बाय नहीं करोगे। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि फैशन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग भी मार्केट में डिमांड होगी। उसके बाद है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है? सेलिंग कॉस्ट होती है कि जब हम एड्स के ऊपर खर्चा करते हैं, एड्स के ऊपर जो खर्चा होता है वो क्या होता है? आपका सेलिंग कॉस्ट होता है। तो इसमें आप ये देखो, मान लो एक चीज जो है सेलिंग कॉस्ट की वजह से भी आप दोनों व्यू पॉइंट इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि अगर एड्स आएंगी तो एड्स की आने की वजह से क्या होगा, कंज्यूमर्स को उन चीज़ों के बारे में पता लगेगा, एंड जब वो पता लगेगा तो मार्केट में क्या करेंगे, उन चीज़ों की डिमांड करेंगे। आपने देखा होगा टीवी में बहुत सारी एड्स आती हैं चीज़ों की। वो एड्स आने का मेन मकसद क्या है? वो मेन मकसद यही है कि लोगों को उन प्रोडक्ट्स के बारे में पता चले। तो जब लोग बार बार एड्स देखते हैं, उनके बारे में अवेयर होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ के बारे में उनको पता लगता है, तो वो चीज़ें क्या करते हैं, बाय करते हैं। तो सेलिंग कॉस्ट की वजह से भी मीन्स एड्स के ऊपर खर्चा करने की वजह से भी मार्केट में डिमांड पर फर्क पड़ता है। एक तो ये हो गया कि एड्स की वजह से डिमांड पर असर आएगा, डिमांड बढ़ेगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि एड्स की वजह से डिमांड, कई बार हम अगर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कई बार क्या होता है कि हमें वो चीज़ प्राइजेस ज़्यादा लगने शुरू हो जाते हैं, तो हम उसकी डिमांड क्या करते हैं, मार्केट पे कम कर देते हैं। जैसे कि अगर एड्स पर खर्चा हुआ तो वो एड्स का खर्चा किस में ऐड होगा, प्रोडक्ट्स में ऐड होगा। सपोज अगर वो चीज़ एक चीज़ जो पहले बिना ऐड के 20 रुपीज़ की मिल रही थी, लेकिन जब एड्स पर खर्चा हुआ तो वही एड्स का खर्चा ऐड होकर वो चीज़ कितने की हो गई, 30 रुपीज़ की। मीन्स वो चीज़ महंगी हो गई। तो अगर वो चीज़ मुझे अब महंगी लगेगी तो मैं अब उसको, हो सकता है उसको बाय ना करूं। तो आप दोनों व्यू पॉइंट जो है उसके अंदर एक्सप्लेन कर सकते हो। उसके बाद है आपकी एक्सपेक्टेशंस की फ्यूचर में किसी भी चीज़ के प्राइजेस बढ़ने की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, प्राइजेस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। तो आप ये देखो, अगर हमें ये पता लगे, सपोज मैं ये कहूँ कि इन फ्यूचर कि जो गोल्ड के प्राइजेस हैं, गोल्ड के जो प्राइजेस हैं फ्यूचर में, तो फ्यूचर में गोल्ड के प्राइजेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जब लोगों को ये पता लगना शुरू हो जाएगा कि गोल्ड के प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तब क्या करेंगे लोग, उस टाइम पर एट प्रेजेंट जो है वो गोल्ड की डिमांड ज़्यादा करेंगे। लेकिन अगर जब उनको ये लगेगा कि इन फ्यूचर गोल्ड के प्राइजेस नहीं बढ़ेंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे। जब वो कम होंगे तो कम होने की वजह से क्या होगा, एट प्रेजेंट लोग गोल्ड की डिमांड ना करके फ्यूचर में गोल्ड की डिमांड करेंगे। तो एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ेंगे या फ्यूचर में प्राइजेस कम हो जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग मार्केट में वो उन चीज़ों की डिमांड करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब कि हमारी इनकम का कितना पोर्शन जो है वो किसके हाथ में है, वो रिच क्लास के हाथ में है या कितना पोर्शन जो है वो पुअर क्लास के हाथ में है। तो अगर आप देखो कि अगर हमारा ज़्यादा पोर्शन जो है वो रिच क्लास के हाथ में है, तब हम क्या करेंगे, तब हम जितनी भी लग्जरियस गुड्स हैं, जितनी भी लग्जरी गुड हैं, जैसे कि महंगी चीज़ें हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा करेंगे। लेकिन अगर आप ये बोलो कि इनकम का ज़्यादा पोर्शन पुअर क्लास या मिडिल क्लास के हाथ में है, तब उस टाइम पर वो लग्जरियस गुड्स या महंगी चीज़ों की डिमांड ना करके जितनी भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जिनको आप बोलते हैं नेसेसरीज, तो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी डिमांड जो है वो ज़्यादा होगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 10th पॉइंट है आपका सीजन। तो सीजन्स के अकॉर्डिंग भी मार्केट में डिमांड होती है। आप ये देखो कि अगर विंटर सीजन है तो विंटर में क्या होगा, विंटर क्लोथ्स की डिमांड होगी। अगर समर सीजन है तो समर में क्या होगा, समर के अकॉर्डिंग गर्मी के कपड़ों की डिमांड होगी। तो ये जो उन्होंने बताया है कि सीजन के अकॉर्डिंग भी डिमांड जो है वो कम और ज़्यादा होती है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो कि ये बताते हैं, ये पॉइंट सारे बताते हैं कि इन पॉइंट्स की वजह से कब डिमांड ज़्यादा होगी, कब डिमांड कम होगी। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड जो मैंने आपको बताया है, अगर आप ये पॉइंट अंडरस्टैंड कर गए हो तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन बड़ी ईजीली लिख सकते हो। तो इकोनॉमिक्स की यही एक खासियत है कि अगर आपको पॉइंट या कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो गई है तो आप अपने हिसाब से जितना मर्जी लिख सकते हो। तो ये थे आपके फैक्टर्स।